हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। हम सभी जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी के सभी 10 वर्षों के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि वो डिस्कशन आपकी तैयारी के लिए फ़ायदेमंद रहे होंगे, लाभदायक रहे होंगे। अभी इस सेशन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इतिहास और कल्चर के प्रश्नों का, इतिहास और संस्कृति के प्रश्नों का। पिछले 3 वीडियोज़ में हमने 2022, 21 और 20 के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। 2019 के क्वेश्चंस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? पहला क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है, किसके राज्यकाल में कल्याण मंडप रचना मंदिर निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण था? कल्याण मंडप कौन सी वास्तुकला के अंतर्गत? तो यदि आप विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला, संस्कृति को देखते हुए वास्तुकला पर देखते हैं तो कल्याण मंडप की रचना जो मंदिर निर्माण में विजयनगर साम्राज्य के वास्तुकला के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो डी हमारा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। इस क्वेश्चन से हम ये समझ सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तुकला की आप बात कर सकते हैं, वहाँ के शासन की बात कर सकते हैं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य एक महत्वपूर्ण शासन रहा था उस दौर का, मध्यकालीन भारत की यदि हम बात करते हैं तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी, यानी जो राजस्व की वसूली करता था उसे आमिल कहा जाता था। यह बात बिल्कुल करेक्ट है। जब आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत में जो रेवेन्यू का कलेक्शन करता था उसे हम किस नाम से जानते हैं? आमिल के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। क्या यह भारत की प्राचीन देशी संस्था थी इक्ता प्रणाली? तो इक्ता प्रणाली की अगर हम बात करें तो यह पश्चिमी एशिया में जो हम मुस्लिम साम्राज्य की बात करते हैं वहाँ की एक नई व्यवस्था थी और भारत में सुचारू रूप से संस्थागत रूप से बेहतर स्ट्रक्चर के साथ जिसको इसने लागू किया था इल्तुतमिश वो थे। तो ये भारत की प्राचीन संस्था नहीं थी इक्ता प्रणाली की जब हम बात करें। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। यह बात भी गलत है। हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के दौरान या मुगल शासन के दौरान, मुगल शासन या स्पेशली अगर मैं कहूँ तो अकबर हमें कहना चाहिए, अकबर के शासन के दौरान मीर बख्शी पद आया। मीर बख्शी, और मीर बख्शी कौन होता था? मीर बख्शी होता था सैन्य मतलब में नेतृत्व प्रदान करने वाला। मुख्य सेनापति तो होता था कौन? शासक ही होता था, लेकिन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख होता था मीर बख्शी। और सिर्फ सैन्य विभाग का प्रमुख ही नहीं, जितने भी अमीर होते थे, जितने भी कुलीन वर्ग के लोग होते थे, कुलीनों का प्रमुख भी कौन होता था? मीर बख्शी होता था, कुलीनों का प्रमुख। तो मीर बख्शी एक इम्पोर्टेंट पद है, लेकिन मुगल काल से संबंधित है, ना कि दिल्ली सल्तनत के काल से। तो इसको भी हमने गलत कर देना है, इसको भी गलत कर देना है। केवल पहला हमारा सही आंसर है, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे और संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो देखिए, अकबर की अगर आप बात करते हैं तो 16वीं सदी में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और शेख अहमद सरहिंदी की भी अगर आप बात करेंगे तो ये भी 16वीं सदी में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन संत निम्बार्क जो संबंधित है वो 12वीं या 13वीं सदी के आसपास के टाइम पीरियड के ये हैं। तो कहाँ से दोनों समकालीन होंगे? नहीं होंगे। वहीं पर संत कबीर जो थे रामानंद,
रामानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ना कि शेख अहमद सिरहिंदी से, क्योंकि संत कबीर भी हमें लगभग 14वीं सदी के अंदर देखने को मिलते हैं, 14वीं सदी के टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों का मिलान भी हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, हमसे सही पूछा गया है, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, इन शब्दों को पढ़ा करें आप, है ना, शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी इंडेंजर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। क्या ये बात ठीक है? जब हम महात्मा गांधी के चंपारण की बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह की, तो उस संदर्भ में इसे बिल्कुल ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी तरह के लोगों से संबंधित था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। याद रखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और यह बात कर रहा है प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध में तो महात्मा गांधी ने उस समर्थन दिया था, मतलब उस प्रस्ताव को समर्थन दिया था, और सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया था, गांधी जी ने एक स्वयंसेवक इकाई का गठन भी किया था ताकि भारतीयों को युद्ध में सहायता देने के लिए मनाया जा सके। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। यह बात बिल्कुल करेक्ट है। जब नमक कानून तोड़ा गया तो फिर कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो पहला ठीक है, दूसरा हमने गलत कर ही दिया है, तीसरा ठीक है। तो 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाता है, यानी बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति दिए हुए हैं और इनके द्वारा जो पद धारित किए गए थे वो दिए हुए हैं। सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ, हाँ, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं सर तेज बहादुर सप्रू, बिल्कुल ठीक बात है। के.सी. नियोगी सदस्य रहे संविधान सभा के, ये तो बात ठीक है। इसके अलावा के.सी. नियोगी को और किस रूप में आप जानते हैं? हमारा जो प्रथम वित्त आयोग था, याद आया कुछ? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी हमें किसका नाम देखने को मिलता है? के.सी. नियोगी का नाम देखने को मिलता है। और पी.सी. जोशी की जब आप बात करते हैं, लिखा हुआ है महासचिव सीपीआई, भारतीय साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये बात ठीक है। 1935 में पी.सी. जोशी को महासचिव बनाया गया था सीपीआई का। तो ये तीनों ही पद सुमेलित है, तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं, और हमारा आंसर होगा डी, बिल्कुल 1, 2 एंड 3 सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन को सही से पढ़ना जरूरी है। कौन सा कथन सही नहीं है? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। क्या तानसेन की उपाधि तानसेन को अकबर ने दी थी? इनको जो तानसेन की उपाधि दी थी, ये ग्वालियर के राजा थे, ग्वालियर के महाराज थे। कौन? विक्रमजीत, राजा विक्रमजीत, इन्होंने दी थी। तो अकबर ने नहीं दी थी, तो यही बात गलत हो जाती है और यही हमारा उत्तर हो जाता है, क्योंकि हमसे गलत चीज़ें पूछी है। बाकी आप देखेंगे तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो इन चीज़ों को तो आप ऑप्शन से देख के मुझे लगता है आप सही आंसर तक बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस मुगल सम्राट ने
सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। चित्रकला पर मुगल दरबार में या मुगल शासन के दौरान चित्रकला पर सबसे ज़्यादा ध्यान किसने दिया था? आप बता सकते हैं। चित्रकला पर सबसे ज़्यादा ध्यान या सबसे ज़्यादा विकास के रूप में जहांगीर की रुचि बहुत ज़्यादा थी और जहांगीर यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर है। पांडुलिपियों चित्रों वाली पांडुलिपियों जिसे हम कह सकते हैं सचित्र पांडुलिपियां अकबर के समय में शुरू हुई थी कि कोई किताब है जिसमें कुछ लिखा हुआ भी है और ऊपर उसका चित्र भी बना हुआ है। लेकिन जहांगीर ने क्या किया, प्रॉपर एल्बम बनवाना शुरू किए चित्रों को लेकर, और जहांगीर की रुचि चित्रकला के संदर्भ में मुगल काल में फेमस रही है। हम सब बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है इजी क्वेश्चन यह है था। जहांगीर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है मुगल भारत में? जागीरदार और जमींदार। जागीरदार कौन होते थे? या जिसे हम कहते हैं मनसबदार। अब आप समझ जाएंगे। मनसबदार वे लोग जो मुगल काल को या साम्राज्य को सैन्य सेवा प्रोवाइड करवाते थे, सैन्य सेवा देते थे, और इसके लिए इसकी एवज में उन्हें जागीर दी जाती थी, राइट। और जमींदार हम समझ सकते हैं कि जो वंशानुगत भूमिधारी वर्ग जो होता है, वंशानुगत भूमिधारी वर्ग, जमींदार हम समझते हैं, ठीक है, यही था। तो देखते हैं क्या है। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। आप एक बात बताइए, जो जागीरदारों को भूमि आवंटन मिलता था वो किस लिए मिलता था? सैन्य सेवा के लिए। पुलिस और न्यायिक सेवा के लिए थोड़ी मिलता था। न्याय के लिए तो काजी होते थे, पुलिस के लिए अलग अधिकारी वर्ग होता था, है ना। तो जागीरदारों को जो भूमि का आवंटन मिलता था, जो जागीर मिलती थी, वो इस काम के लिए नहीं, सैन्य सेवा के लिए मिलती थी। तो इसको हमने गलत कर देंगे। इसके अलावा जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे, राजस्व तो वे उगाते थे, उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जो जमींदार होता था अपनी ज़मीन पर स्थानीय स्तर पर, उसके पास कई गांव हो सकते थे, बहुत बड़ी ज़मीन, बहुत सारी ज़मीन उसके पास हो सकती थी, तो अपने स्थानीय क्षेत्र में वह न्याय का काम भी करता था, पुलिस व्यवस्था जैसी काम भी वह करता था। तो जमींदार के पास इस तरह की व्यवस्था होती थी, ना कि जागीरदार के पास। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो ये तो गलत हो गया हमारा, और पहला आधा स्टेटमेंट देखते ही हमने गलत कर दिया था इसे, ठीक है। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ये बात इन्होंने गलत कह दी। जमींदार वंशानुगत भूमिधारी वर्ग होते थे और जागीरदारों को जागीर ट्रांसफर करते रहा करते थे। जो शासक वर्ग होता था, जागीरदारों की भूमि वंशानुगत नहीं होती थी। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जागीरों के भी हमें कुछ प्रकार देखने को मिलते हैं। उसमें एक प्रकार की जागीर होती थी जो वंशानुगत रूप से मिलती थी, जो राजपूतों को मिलती थी, है ना। मुगल काल में यह व्यवस्था थी कि राजपूतों को अपना, जब राजपूत उनका अधिग्रहण स्वीकार कर लेते थे, उनके अधीनस्थ होने की बात स्वीकार कर लेते थे, तो उनके राजपूतों का जो राज्य था वो उनको उनकी वंशानुगत जागीर के रूप में दे दिया जाता था। तो उस जागीर को क्या कहते थे? मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि वंशानुगत जागीर, हमने बात की सामान्य तौर पर जागीर वंशानुगत नहीं होती थी, लेकिन एक प्रकार की जागीर का एक प्रकार है जो वंशानुगत रूप से दिया जाता था। मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन कमेंट करके नीचे उसका नाम मुझे बताएं, वंशानुगत जागीर का। और मैंने आपको यह भी कह दिया कि यह जागीर वंशानुगत रूप से राजपूत शासकों को दी जाती थी, राजपूत अधीनस्थ शासकों को दी जाती थी।
तो आप मुझे बताइएगा, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, लेकिन हमारी पढ़ने की प्रवृत्ति इस तरह की रहेगी तो एग्ज़ाम में हम थोड़ा ज़्यादा बेहतर अपना परफॉर्मेंस कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका हमने देख लिया, तो ये भी गलत है। हमने बात की कि जागीरदारों के वंशानुगत नहीं होते थे, हस्तांतरण होता था, और जमींदारों के अधिकार वंशानुगत होते थे, तो ये बात गलत है। तो दोनों ही हमसे सही पूछा है, तो दोनों ही गलत है। डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में, यानी हम आज़ाद हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको एक आइडिया तो होना ही चाहिए कि स्वतंत्र भारत में जो भूमि सुधार किए गए थे वो क्यों किए गए थे, ताकि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वह ज़मीन कुछ भूमिहीन लोगों को भी दी जा सके, है ना। हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। तो देखिए, ये वाली बात आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नज़र आती है। कहीं पर पारिवारिक जोत पर केंद्रित है, कहीं पर व्यक्तिगत जोत पर। तो बिल्कुल एक स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं कहा जा सकता। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ये बात हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्वतंत्रता के बाद में जो भूमि आवंटन को लेकर जो भूमि सुधार हुए, उसका एक मुख्य उद्देश्य यही था कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उन्हें कृषि भूमि उपलब्ध कराई जा सके। ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का मुख्य रूप बन गई, इस तरह की कोई बात नहीं है। सीमाएं किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं देती है। तो हम सब समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम क्या है स्टेटमेंट है, इसको गलत कर दिया। नकदी फसलों से ज़्यादा बड़ी समस्या उस वक्त तक हमारे खुद की खाद्य सुरक्षा को लेकर थी, तो हम समझ सकते हैं कि पहले हम अनाज की उपज को लेकर ज़्यादा ध्यान देंगे, खाद्य सुरक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। और पारिवारिक जोत के बारे में मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो जब आप बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की, तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि कंपनी ने जो ब्रिटिश संसद ने कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था पूर्व में, उसमें सिर्फ चाय के अधिकार को बनाए रखा और चाइना के अधिकार के साथ व्यापार के अधिकार को बनाए रखा। बाकी कंपनी ने इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये बात भी ठीक है कि जो कंपनी के द्वारा अधिकार किया गया था उन्हें ब्रिटिश प्रांतों के रूप में और इस तरह से मतलब में ब्रिटिश शासन को ज़्यादा सुदृढ़ किया हमारे यहाँ पर। इसके अलावा भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जब हम बात करते हैं भारत के राजस्व की ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान। तो 1853 में इस पर नियंत्रण किया था ब्रिटिश की संसद ने। उससे पहले तक कंपनी के नियंत्रण में ही ये हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए इसे हम गलत कर देंगे। बाकी पहला और दूसरा हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। योगदान देगा ही, सिंपल सी बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। जब हम स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, तो फिर ये यहाँ पर यहाँ के उद्योगों को, यहाँ के सामानों को बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। 1906 में बंगाल के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो दूसरा भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हमसे सही पूछा है। सी हमारा सही उत्तर यहाँ पर भी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन दिए हुए हैं आपको एक तरफ, और एक तरफ आपको नायक दिया हुआ है कि इस आंदोलन का नायक कौन
है। तो इसके बारे में जब आप देखते हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की जब आप बात करते हैं तो हम देखते हैं 1932 में इसकी स्थापना की थी। किसने? महात्मा गांधी ने ही की थी। और यह एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, गैर लाभकारी संगठन था। किस वजह से? अस्पृश्यता को दूर करने को लेकर महात्मा गांधी का नाम हम सुनते ही रहते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय समाज में अस्पृश्यता जैसी चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, है ना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर अगर हम बात करें अखिल भारतीय किसान सभा की, तो आप देखते हैं कि 1936 में इसकी स्थापना होती है, हम देखते हैं। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम इससे संबंधित है। और आपको यह तथ्य तो बिल्कुल याद होना चाहिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना को लेकर। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में जो निचले तबके, जिसे हम कथित तौर पर दलित कहते हैं या कुछ निचली जातियां हैं जिन्हें हम कहते हैं, उनके आत्मसम्मान को लेकर ईवी रामास्वामी नायकर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, पेरियार नायकर के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं, केरल से ये संबंधित हैं और आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित इनका रिश्ता है। तो बिल्कुल ये तीनों ही चीज़ें सुमेलित हैं और तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से हमें देखने को मिलते हैं। इनकी कुछ किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा चोट करती है समाज की कुरीतियों पर, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इन्हें कहा जा सकता है। तीनों सुमेलित हमसे पूछा है, 1 2 3 सभी सही यहाँ पर हो जाते हैं। प्राचीन भारत का एक सवाल है, हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? तो अगर आपने पढ़ा होता है सिंधु घाटी सभ्यता तो चौदड़ो कोटडी जी का नाम हम सुनते हैं, देसलपुर का नाम भी आप सुनते हैं, लेकिन सोहगारो एक हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगारो पर में एक ताम्र शिलालेख मिला है। सोहगारो जो संबंधित है वह एक ताम्र शिलालेख है, ताम्र शिलालेख है और प्राकृत भाषा में यह लिखा हुआ है, प्राकृत में। और लिपि कौन सी है इसकी लिपि की अगर आप बात करेंगे तो ब्राह्मी इसकी लिपि हमें देखने को मिलती है ना। तो हम कह सकते हैं कि लगभग अशोक के काल वाला यह जो मौर्य काल है उस समय की यह स्थल हमें अभी तक देखने को मिलता है। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और आज के इस सेशन में यानी 2019 में हमें हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो आज हम उन 16 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? सिंपल भाषा में यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से शिलालेख में हमें मिला है कि राजा अशोक लिखा हुआ है। यह ब्राह्मी में और प्राकृत भाषा में राण्यो अशोक, इसका मतलब राजा अशोक। तो कंगन हल्ली में हमें यह लिखा हुआ शिलालेख पर देखने को मिलता है। ठीक है, ए हमारा सही उत्तर होता है 14th क्वेश्चन का। फिर आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और आपको बतानी क्या है? महायान बौद्ध मत की विशेषताएं आपको बतानी है। तो बुद्ध का देवत्वरोपण, बुद्ध को देवता के रूप में हम देखते हैं कि हीनयान और महायान दो प्रमुख शाखाएं। हीनयान, एक सेकेंड, हीनयान और महायान। हीनयान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं बुद्ध को, लेकिन महायान इन्हें देवता के रूप में पूजा करते हैं उनकी, है ना, देवता के रूप में। और हीनयान देवता नहीं मानते, एटलीस्ट वो कहते हैं कि हमारे धार्मिक एक बहुत बड़े व्यक्तित्व वो रहे हैं लेकिन देवता नहीं है। तो महायान बौद्ध की हमें क्या बतानी है? विशेषताएं। तो ये महायान बौद्ध में देवता माना जाता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, बोधिसत्व का मतलब हो गया कि वह व्यक्ति जो दूसरों को मोक्ष की प्राप्ति करवा दे, है ना, उसे बोधिसत्व कहते हैं। लेकिन हीनयान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को क्या मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा सकता, सभी को अपने मोक्ष के लिए खुद प्रयास करने पड़ते हैं। तो बोधिसत्व जैसा कॉन्सेप्ट हीनयान में नहीं है और महायान में यह वाला कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तो मूर्ति उपासना में महायान में देखने को मिलती है, जबकि जो हीनयान में वो उपासना करते हैं वह बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण सामानों की, कुछ चीज़ों की उपासना करते हैं, लेकिन बुद्ध की मूर्ति की उपासना नहीं करते। तो हीनयान में मूर्ति हमें नहीं देखने को मिलती, महायान में देखने को मिलती है। तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम यानी विष्टि, गुप्त काल में विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गुप्त काल में जब आप विष्टि की बात करते हो तो विष्टि एक प्रकार का बलात् श्रम है जो व्यक्ति को राज्य के लिए करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति राज्य को कर देता है तो कोई मजदूर जो है उस मजदूर से ये कहा जाए कि तुम मुझे पैसे मत दो, एक दिन मेरे यहाँ पर काम कर लो, वह भी तो कर हुआ एक तरह से, है ना। तो उसको ज़बरदस्ती ये कहा जाता है कि आपको पैसे वगैरह की बात नहीं, आप यहाँ पर अपना जो श्रम है उसको टैक्स के रूप में दे दो। तो यह बलात् श्रम एक तरह से ज़बरदस्ती, कोई चाहे कि नहीं मैं पैसा दूंगा तो नहीं, आप श्रम दो अपना, और यह राज्य के लिए एक रूप से, एक तरह से कर के रूप में था। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत। तो देखिए, राज्य को कोई कर देगा और जब राज्य किसी से काम करवाएगा तो उसे पैसा देगा, है ना। तो आय, कर आय हो गया, तो पैसा देना पड़ा तो वो व्यय हो गया। तो व्यक्ति से श्रम काम में ले रहा है तो पैसा नहीं देना पड़ा, तो एक तरह से यह भी टैक्स है और टैक्स इनकम ही होती है। आय का स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, एक प्रकार का टैक्स इसे माना जाता था, और यह जनता के राज्य के लिए एक प्रकार से आय का स्रोत कहा जा सकता है, क्योंकि फिर श्रम के बदले में आपको पेमेंट नहीं करना है। ओके, तो वही तो बलात् श्रम हो गया। ठीक है, तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो डिस्कशन हम यहाँ पर रखते हैं, क्या आपको इससे कोई फ़ायदा होता है, क्या आपके चीज़ें समझ में आती है, क्या आप अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दे पाते हैं। अगर आप प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी को लेकर, तो हमने कोर टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से, कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसके बारे में चर्चा की है समुद्र मंथन की वीडियोस में। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं उन वीडियो को, और प्रीलिम्स को लेकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के कुछ क्लासेस हमारी बची हैं क्वेश्चन डिस्कशन की, उसके बाद में हम किस प्रकार से प्रीलिम्स को लेकर आपकी मदद कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें, ताकि हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक बढ़िया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके आपकी मदद कर पाएँ प्रीलिम्स को लेकर। ठीक है, करंट अफेयर्स को लेकर मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए, आपको बहुत जल्द जितना भी करंट अफेयर्स ज़रूरी होता है आपकी तैयारी के लिए, प्रीलिम्स 2023 के लिए, वो आपको मैं प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा। और आप क्या समस्या पाते हैं अपनी तैयारी को लेकर, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कमेंट में, ताकि हम आपके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा सकें, बता सकें, और आपकी सफलता में कुछ अंश हमारा भी शामिल हो सके। तो इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में इतिहास के प्रश्नों के साथ, लेकिन आपके सजेशंस का हमें वेट रहेगा। आप ज़रूर बताएं अपने सजेशंस को, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपको पसंद आता है हमारा सेशन, आपको चीज़ें ठीक लगती है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर होती है, तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ओके, वीडियो को यहीं पर रखते हैं। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।